अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन। आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एहसानुल हक साहब मौजूद हैं, जो कि मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं। हम इनको सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आपको हमने दूसरी दफ़ा सर तकलीफ़ दी है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आज तशरीफ़ लेके आए। सर, क्या कहेंगे? आपका शुक्रिया डॉक्टर मुबीन। आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनके जो इम्पोर्टेंट हॉट इश्यूज़ हैं उनको हमेशा आप लेके आते हैं सामने और कोशिश करते हैं कि आप से जितनी खिदमत हो सके इस प्रोफेशन के लिए आप कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो। पहले तो आज के टॉपिक से पहले मैं अब आप आए हुए हैं तो मैं जी चाहूँगा सर। कि आपका सर्टिफिकेट है मैं आपको ओह, खुद प्रेजेंट कर लूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ये इम्प्लांट का कोर्स है जी, मैं आपको बताता चलूँ। इम्प्लांट का कोर्स मैंने यहाँ से सर के ओरल मैक्स है, बहुत वेल नोन यहाँ पे लाहौर में, तो उधर से किया था। 6 मंथ्स का सेशन था और आई वॉज क्वाइट वेरी कॉन्फिडेंट कि इतना अच्छा सर कराते हैं। और वाकई ही हैंड्स ऑन वर्कशॉप और पेशेंट्स के ऊपर, एक्चुअल पेशेंट्स के ऊपर सर जो आपने कराया, तो वो सर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो मैं सर बाकी ये है कि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये रिकमेंड करूँगा ओपनली कि वो ये चीज़ करें, फ्यूचर में करें। बहुत हेल्पफुल है। और कोई कोई इंस्टीट्यूट होता है जो कि हैंड्स ऑन करवाता है और असल पेशेंट्स के ऊपर करवाता है। तो सर अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्टिफिकेट। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका, आपके अच्छे फीडबैक का। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारी जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो उसके क्रेडिट आवर्स को अप्रूव किया है। उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए हम अपनी भी पूरी एफ़र्ट्स करते हैं और हमेशा से ये इट वाज आवर 7th सेशन एंड ईच माशाल्लाह। सेशन इज़ ऑफ 1 डे 8 आवर्स का सेशन होता है जैसे आपने बताया। और उसमें हम जैसे आपने बताया कि हम लाइव पेशेंट्स पे काम करते हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स करते हैं और लेक्चर्स होते हैं। डिफरेंट स्पीकर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जो मैक्सिमम हम एक स्टूडेंट को जितना हम बेनिफिट दे सकें। बहुत सर, बल्कि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। मैं इम्प्लांट भी कर सकता हूँ तो ये कोर्स करने के बाद। जी थैंक यू। एक स्टूडेंट है, उसने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल शीट नंबर 1 2 3 का क्वेश्चन ना, उसने 4 5 6 वाली शीट पे कर दिया। तो सर अब जो एग्ज़ामिनर है, क्योंकि अब बच्चों को तो यही लगता है कि एग्ज़ामिनर जो है बड़े स्ट्रिक्ट उसके ऊपर करते होंगे, एक्शन लेते होंगे। तो सर इसमें कितनी एक सच्चाई है? और दूसरा मुझे ये बताएं कि वो एग्ज़ामिनर कैंसिल तो नहीं कर देता उनके उस क्वेश्चन को कि इसने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, या कुछ थोड़ा सा वो दे देता है बच्चों को मार्जिन? अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें इस तरह से होता है कि पहली बात याद रखें कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो सारे क्वेश्चंस एक एग्ज़ामिनर चेक नहीं कर रहा होता। लाइक आपके 15 सवाल होते हैं और हर सवाल 3 नंबर का होता है। तो एक एग्ज़ामिनर को एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस और बहुत कम ऐसा होता है कि वो 9 क्वेश्चंस चेक कर रहा हो एक ही एग्ज़ामिनर। अदरवाइज़ ये पूरा पेपर स्प्लिट कर दिया जाता है डिफरेंट एग्ज़ामिनर्स को ताकि एक बायसनेस ना आए। और जैसे आपको पता है कि इसके ऊपर फिक्टिशियस रोल नंबर्स लगे होते हैं। तो सो ये डबल ब्लाइंड होता है, आपको भी पता नहीं होता कि आप किस स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये रही कि आपके क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो अगर एक स्टूडेंट ने उस शीट पे क्वेश्चन नहीं किया, मिस्टेकनली उसने रॉन्ग शीट के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर लिया है, तो हम लोग ये करते हैं कि ऑब्वियसली ये बात पता चल जाती है कि इस किस क्वेश्चंस का ये आंसर है। तो उस पर हम मार्क कर देते हैं, कमेंट्स डाल देते हैं कि इसने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है, आंसर इज़ राइट बट शीट इज़ रॉन्ग। तो वो हम हर जगह उसको नोट करना पड़ता है। हमारे एंड पे थोड़ी एफर्ट ज़रूर हो जाती है लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया जाता, बच्चे का उसको फ्यूचर। कंसीडर किया जाता है, उसका नंबर ज़रूर दिए जाते हैं। बट ऑब्वियसली ये चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें आप। अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा ना किया जाए। सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त। और इस से काफ़ी स्टूडेंट्स की जो एक टेंशन है, जो एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी आना है, वो उतर गई होगी। एक और क्वेश्चन है कि एक एग्ज़ामिनर ने पेपर चेक किया है, और वो
देन ही केम टू नो कि वो 1-2 नंबर से शॉर्ट है, मतलब 48 पे आ रहा है बच्चा या 47 पे आ रहा है, 49 पे आ रहा है। तो सर क्या वो एग्जामिनर उसको वहाँ पर ये देखते हुए कोई मार्क्स दे देता है, या फिर वो जैसे कर रहा है वैसे ही करता है बेशक फेल हो जाए? अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बच्चों का शायद ख्याल ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है पेपर, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि बच्चे बड़ा खौफज़दा होते हैं कि एग्ज़ामिनर ने एक माइंड बनाया हुआ है कि अच्छा ये पेपर बच्चे को तो बस मैंने आज फेल कर। तो पहली बात तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता। दूसरी बात ये कि एक एग्ज़ामिनर जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो सारे क्वेश्चंस चेक नहीं कर रहा होता। लाइक अगर वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चेक कर रहा है एक बच्चे का, और मैक्सिमम 4 5 6 उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली उसके पास वो पूरे क्वेश्चंस नहीं हैं, तो वो पूरे नंबर असेस नहीं कर सकता। तो वो उन क्वेश्चंस के ही नंबर वो दे रहा होता है एग्जामिनर। तो उनको वो पर्टिकुलरली उन क्वेश्चंस में पास फेल तो ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन एग्रीगेट के अंदर लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि 49 नंबर आए हैं और कोई एक नंबर से फेल हो रहा है, तो वो पर्टिकुलरली एग्जामिनर के हाथ में नहीं होता। वो जब एग्रीगेट बनता है और कंट्रोल ब्रांच में जाता है, वहाँ पे ये है। और आई थिंक 1 मार्क ग्रेस शायद मिल जाता है, बट आई एम नॉट श्योर। सर सर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब जो हैं, वो कहते हैं कि देर इज़ नो ग्रेस मार्क्स इन द एग्ज़ाम, जो कि कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है। लेकिन ये है कि जो चेक करने वाला पेपर जो चेक करने वाला है उसके हाथ में होता है, अगर तो उसका मूड पे डिपेंड करता है। सर ये भी कोई है इस तरह का कि मूड पे भी एग्जामिनर के डिपेंड कर रहा होता है ये नहीं, चीज़? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक सवाल जैसे 3 नंबर में से मैंने मैक्सिमम 3 ही दे सकता हूँ ना, तो इसी तरह से 9 नंबर में से मैक्सिमम 9 नंबर ही आ सकते हैं। ज़्यादातर 6 7 या 8 मार्क्स आ रहे होते हैं। तो जो एग्रीगेट बनता है वो एंड में ही जाता है, तो वो उसका एग्जामिनर को पता नहीं होता। अगर जावेद अकरम साहब कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं डेफिनेटली। ये बहुत सारे बच्चों के एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्यूरी है, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि सर आपको पता है कि रिज़ल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं यूएचएस के। तकरीबन फ्राइडे को अभी पीछे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, फिर उससे पहले रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, 2-3 रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो सर उसमें जो बच्चे जिनकी सप्ली आई है 46 47 48 पे, तो सर उन बच्चों ने कांटेक्ट किया और वो कहते हैं कि हमने रीचेकिंग करवानी है। तो सर आप इस चीज़ पे रोशनी डालें कि रीचेकिंग से इनको कोई बेनिफिट होगा, क्या वाकई में कोई गलती का चांस होता है इतना? अच्छा, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। देखें, इतने क्लोज मार्जिन से अगर कोई सप्ली आ रही है तो फिर डेफिनेटली रीचेकिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि गलती के चांसेस तो होते हैं। आखिर इंसान है, इंसान से गलती तो होती है। 48 49 पे? 48 49 पे गलती के चांसेस तो है, हो सकती है। होपफुल रहना चाहिए, हो तो सकता है। यहाँ तो हो कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो अदरवाइज़ आप ये होता है कि आप एक एग्जामिनर देखें, एग्जामिनर किन किन पॉइंट्स पे गलती कर सकता है। एग्रीगेट समटाइम्स। दूसरी बात ये कि की में कुछ उसका आंसर कैसा था और वो नहीं वैल्यूएट, या बच्चे ने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया था, एग्जामिनर उसको सही से रीड नहीं कर सका। तो यानी टोटल में, या फिर उसके जो जितने नंबर उसको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सके। लेट्स सपोज कि उसने इतनी चीज़ें मिस नहीं की थी कि उसको आप 2 नंबर काट लेते, तो हो सकता है कि इसमें उसका कोई, और समटाइम्स हो सकता है अल्लाह ताला कि उसके जहन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दें। रीचेकिंग के अंदर पेपर रीचेक होता है या रीचेकिंग के अंदर सिर्फ काउंटिंग होती है? रीचेकिंग में बेसिकली तो पेपर ही सामने आता है। ऑब्वियसली उसके नंबर, सिर्फ काउंटिंग के नंबर नहीं आते, पूरा पेपर ही दोबारा देखना पड़ता है कि मतलब चेक करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है, क्योंकि गलती के चांसेस तो हर स्टेप पे है ना, तो जिन जिन स्टेप्स पे गलती हो सकती है उस सारे को देखा जाता है। सही सही। तभी फ़ायदा है उसका, फिर तो अदरवाइज सर तो फिर तो सर कम भी हो सकते हैं नंबर, कम देखें, पहले फेल से। तो एक बच्चा हो ही गया, तो चाहे कम हो जाए वो शायद इतना मैटर नहीं करेगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लेके आए और आपने इतना अच्छा अच्छा गाइडेंस दी बच्चों को। और सर ईद का मौका है, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। कोरोना का टाइम है, ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए,
कोशिश करिए कि ये ईद अपने प्यारों के साथ घर पे गुजारें, रश वाली जगह पे ना जाएं, ख्याल करें, इसको खुदारा सीरियस लेना शुरू कर दें। आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपके वालिदैन को और आपके सारे ख़ानदान को, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फेलोज़ को शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए और सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।